हाँ बच्चों आज बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। किसकी बात कर रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स। आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो थर्मोडायनेमिक्स और फिजिक्स में भी। ओके अब केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा सा साइन कन्वेंशन में डिफरेंस है। ओके लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपने फिजिक्स में बहुत लॉजिकल बातें हैं। सर हर टीचर यही बोलते हैं, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री को बताते नहीं। बच्चों अभी नीट में शायद 2019 या 20 में क्वेश्चन आया था बच्चों, उसमें केमिस्ट्री में क्वेश्चन था थर्मोडायनेमिक्स का, लेकिन वर्क डन बाय द गैस वहां पॉजिटिव दिया था, है ना, जबकि तुम्हारे केमिस्ट्री में आप नेगेटिव लिखते हो वर्क डन बाय द गैस को, ठीक है, पर आंसर पॉजिटिव दिया था। ओके नीट में। क्लियर है क्या? हेलो। और वो लॉजिकल भी है। अब पता नहीं केमिस्ट्री में नेगेटिव क्यों लिखते, बाकी वो लॉजिकल भी, क्योंकि अंदर से गैस जब धक्का देगी बच्चों तो फोर्स ऊपर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा था, वो कंफर्म पॉजिटिव वर्क डन है। ओके तो बिल्कुल नीट ने आंसर पॉजिटिव दिया था, और जबकि आप केमिस्ट्री में नेगेटिव लेते हो और वो क्वेश्चन भी केमिस्ट्री में था। तो बच्चा कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो बात हजम भी तो होनी चाहिए। क्लियर है ना? तो वो थोड़ा सा गलत लगता है मेरे को। ठीक है खैर कोई बात नहीं, अपन ये बात नहीं करेंगे। अब आ जाओ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले जीरोथ लो, फिर फर्स्ट लो, फिर सेकंड लो। ओके जीरोथ लो बच्चों टेम्परेचर को डिफाइन करता है। इधर देखो ये जीरोथ लो क्या बोलता है? तो जीरोथ लो ये बोलता है बच्चों कि जीरोथ लो ये बोलता है बच्चों कि अगर ए और बी सिस्टम, जिनको मैंने एक इंसुलेटर से सेपरेट कर दिया, इंसुलेटिंग पिस्टन से सेपरेट कर दिया, मतलब इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, दीज आर सेपरेट। तो ए और बी अगर सेपरेट है और वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, ए बी आपस में सेपरेट है बट सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो इफ जीरोथ लो क्या बच्चों? जीरोथ लो इफ ए एंड बी आर सेपरेटली in thermal equilibrium with C। क्या मतलब है बच्चों इस बात का? मतलब ये सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में C के साथ, मतलब इनके बीच में ऐसा लग रहा है कि स्टैटिक हो गया सब कुछ, मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं वो सेम रेट से हो रहे हैं, मतलब A C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में और B भी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। हेलो Yes, sir. तो जब बच्चों यहां से पिस्टन हटाया गया तो ये पाया गया कि ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। जब इस पिस्टन को हटा देते हैं तो ये पता पड़ता है ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आपस में। हेलो मतलब इनके बीच में भी कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो अगर ए और बी सी के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ए और बी भी आपस में कंफर्म थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ओके इसका मतलब कोई तो ऐसी क्वांटिटी है जो कॉमन है और उसको टेम्परेचर से डिफाइन किया गया, उसको टेम्परेचर बोला गया। तो then A and B will also be in thermal equilibrium। ओके ठीक है, and temperature is that quantity which remains same in whole process, same in all। तो टेम्परेचर वो क्वांटिटी है जो सब में सेम थी। तो क्या मैं बोल दूं इससे पता पड़ गया टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो होगी, और जिन जिन बॉडीज के टेम्परेचर इक्वल होंगे वहां पे हीट का एक्सचेंज बंद हो गया। हेलो Yes, sir. तो बोल दूं तो यही से तो पता पड़ा हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। क्लियर है? फिर बाद में उन्होंने और एक्सपेरिमेंट करे होंगे, ज्यादा टेम्परेचर कम टेम्परेचर के साथ टच करके देखा होगा तो पता पड़ा हीट एक्सचेंज हो रही है, और फाइनली जब थर्मल इक्विलिब्रियम आया तो फिर से टेम्परेचर सेम हो गया। तो मतलब कोई ना कोई क्वांटिटी है जो इनमें रिलेशन बताएगी, दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, तो मतलब टेम्परेचर इज दैट क्वांटिटी। हाँ बेटा वो आप सुनो में तो हाँ, तो टेम्परेचर वो क्वांटिटी है बच्चों जो सब में सेम है। क्लियर है? ओके तो ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ओके सर, तो जीरोथ लो ये बताता है बच्चों फाइनली हीट इज फ्लो या हीट फ्लोज। फाइनली अपन ये बोल सकते हैं
heat flows due to temperature difference. Due to temperature difference. अगर टेम्परेचर सेम होंगे तो हीट फ्लो नहीं होगी, टेम्परेचर डिफरेंस. एंड इट फ्लोज फ्रॉम बोलो कहां से कहा? फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू lower temperature. हाँ, it flows from higher temperature to lower temperature. ओके बच्चों, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होती है. ये जीरोथ लॉ ने बेसिकली अपने को बताया कि थर्मल इक्विलिब्रियम तब आता है बॉडीज में जब टेम्परेचर इक्वल होते हैं उनके. ओके, तो ए को सी के साथ था, बी का सी के साथ था, तो ए और बी का आपस में भी था. ओके, तो दिस वाज द जीरोथ लॉ. ओके बच्चों, इसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो सिर्फ अपने को वैसे इतनी बात पता है कि टेम्परेचर हायर, हीट हायर टेम्परेचर से लोअर में फ्लो होती है. तो इसका कोई ज्यादा न्यूमेरिकल में यूज नहीं आ रहा. ठीक है, ठीक है, ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है जो हीट के बारे में हमें पता पड़ी. अब आ जाओ बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्या होता है बच्चों? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले इधर देखो, हेलो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले देखो, इधर देखो. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ना बच्चों, वो एक छोटा मोटा हिसाब किताब है. पापा ने आपको 100 रुपए दिए और बोला जा बच्चे मार्केट में से ये सामान लेके आ जा. आप मार्केट में गए, आपने टोटल 70 रुपए का सामान खरीदा और 30 रुपए आपके पास बच गए जो आपने गुल्लक में डाल दिए. तो ये हिसाब है. तो पापा ने 100 रुपए दिए, उसमें से 70 मार्केट में खरीदा, तो बताओ गुल्लक में कितने बढ़ेंगे? 30 रुपीज. तो गुल्लक में पैसा बढ़ने को इंटरनल एनर्जी समझ लो, और जब जब पैसा बढ़ेगा उसको बोल दो कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, यानी कि डेल यू पॉजिटिव. डेल यू जो इंटरनल एनर्जी से रिप्रेजेंट करूंगा थर्मो में, वो होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. ओके, डेल यू जो होता है बच्चों, वो होता है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और वास्तव में इंक्रीज हो तो पॉजिटिव बोलते हैं डेल यू को. ओके, तो जब जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी बच्चों, डेल यू पॉजिटिव होगा. ओके, हेलो, डेल यू क्या होता है बच्चों? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और यू क्या बच्चों? इंटरनल एनर्जी. हेलो, तो बोलो बच्चों, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. कुछ पैरामीटर समझा रहा हूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. जो जब आएगा तब समझाता जाऊंगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. हेलो, और बच्चों ये फाइनल इंटरनल एनर्जी, फाइनल, दिस इज इनिशियल. ये फाइनल इंटरनल एनर्जी है, इनिशियल. तो फाइनल माइनस इनिशियल बराबर चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ओके, Yes, sir. हाँ, तो बच्चों यू हो गया इंटरनल एनर्जी चेंज को बताता है. ठीक है, अच्छा, पापा ने जो पैसे दिए डेल क्यू. तो अच्छा बच्चों, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इफ यू इंक्रीजेज, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो मैं बोलूं यू फाइनल, इफ यू इंक्रीजेज तो मैं बोलूं यू फाइनल विल बी ग्रेटर देन यू इनिशियल, और डेल यू पॉजिटिव आ जाएगा. हेलो, तो अपने फिजिक्स में अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो अपन उसको पॉजिटिव लेते हैं. तो समझ में आ गया डेल यू पॉजिटिव कब होगा? जब जब आपकी गुल्लक में पैसा बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं कि हमारी गुल्लक में डेल यू चेंज इन पैसा पॉजिटिव आया. हाँ, गुल्लक में पैसा बढ़ने को अपन बोलते हैं कि हमारे गुल्लक में डेल यू पॉजिटिव है, इंटरनल एनर्जी बढ़ी है. यस, बढ़ी है. हेलो, Yes, sir. अच्छा, अब देखो डेल क्यू पता है क्या होता है? डेल यू हीट सप्लाइड और रिजेक्टेड बाय द सिस्टम. हीट सप्लाइड और रिजेक्टेड बाय द सिस्टम. ठीक है, या तो सिस्टम को हीट सप्लाई, अगर सप्लाई करते तो इसको डेल क्यू को पॉजिटिव लेते हैं. अगर सिस्टम को, सिलेंडर पिस्टन सिस्टम को हीट सप्लाई करते तो डेल क्यू पॉजिटिव लेते हैं, और सिलेंडर पिस्टन सिस्टम हीट रिजेक्ट करता तो डेल क्यू नेगेटिव. लो, अगर आपने दिए सिस्टम को तो पॉजिटिव, पापा ने हमें रुपए दिए तो पॉजिटिव है डेल क्यू, और हमने पापा को दिए तो नेगेटिव है डेल क्यू. सिस्टम को पैसा मिल रहा है तो पॉजिटिव, और सिस्टम दे रहा है तो नेगेटिव. ओके, हाँ, इधर देखो बच्चों, ये सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है. पूरी थर्मो में अपन गैसियस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड के बारे में अपन ने कैलोरीमेट्री में पढ़ लिया. ओके, हीट ट्रांसफर में पढ़ लिया कैसे कैसे हीट देते हैं. अब यहाँ पे चाहे हीट दे चाहे टेम्परेचर बढ़े, तो कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर को मिला के थर्मोडायनेमिक्स है, पर वो है गैसियस सिस्टम के लिए. ओके, ठीक है, बताओ बच्चों डेल क्यू पॉजिटिव या नेगेटिव अगर हीट क्यू जा रही है तो?
या चल नीचे आग लगा दे। ए इधर देख, बता डेल क्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो बोलो अच्छा डेल क्यू पॉजिटिव। हेलो, क्योंकि सिस्टम के अंदर हीट जारी है। ए गैसियस सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं, सिलेंडर पिस्टन सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो डेल क्यू पॉजिटिव। ओके बोलो बच्चों। यस सर। तो सर बिल्कुल ओके, तो डेल क्यू पॉजिटिव नेगेटिव का होता ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों, ए इधर देखो, एक होता है वर्क डन, डेल डब्ल्यू वर्क डन, ए वर्क डन। अब देखो इसको क्या पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं वर्क डन को। तो यार एक बात बताओ बच्चों, ये पिस्टन है, ये पिस्टन है। अब हम गैसियस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, अंदर वाली गैस के बारे में। हेलो, हम अंदर वाली गैस के बारे में पढ़ रहे हैं, गैसियस सिस्टम के बारे में। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये अंदर जो गैस है मैं बोलूं या धक्के लगाएगी? लो बेटा, ये मॉलिक्यूल या एटम आके टकराएंगे। एक केटीजी पे बात की है, तो वो तो एटम या मॉलिक्यूल आके टकराते हैं इस पिस्टन पे, और वो तो एटम और मॉलिक्यूल क्या हो गया बच्चों? बॉल ही तो हो गई एक तरीके से। एम मास की बॉल अगर वो 20 स्पीड से आके टकरा के लौटती है, तो मैकेनिक्स में भी ये सारी बातें करी अपन ने। 20 स्पीड से आके टकरा के लौटती है, तो याद है मोमेंटम चेंज की वजह से फोर्स लगता है। एम मास की बॉल अगर 20 स्पीड से आई और टकरा के इलास्टिक कोलिजन करके 20 से लौट गई, तो वो तो एमवी का मोमेंटम लाई थी और एमवी का लेके चली गई, तो चेंज इन मोमेंटम इज 2 mv। हेलो बोलो। यस सर। तो वो तो बच्चों, ये बॉल आई टकराई और चली गई, तो वो तो इस बॉल पर फोर्स नीचे लगा होगा, इस एम मास की बॉल पर फोर्स नीचे लगा होगा, तभी तो इसका मोमेंटम चेंज हुआ। याद है मोमेंटम चेंज करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड, न्यूटन ने बोला था। सेकेंड लो, अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम चेंज होता तो कंफर्म एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो बोलो पिस्टन ने इस पे बॉल पे नीचे फोर्स लगाया और ये पिस्टन पे रिएक्शन उतना का उतना ऊपर लगाएगा। बॉल पिस्टन पर उतना का उतना फोर्स ऊपर लगाएगी। हेलो, एक्शन रिएक्शन। हेलो, और बोल दो बच्चों, ये वाला फोर्स इस बॉल के मोमेंटम में चेंज अपॉन लगे टाइम के बराबर होगा। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल के इक्वल होगा। याद है मैकेनिक्स में कह रहे थे, एक 2 किलो की बॉल 10 से आगे दीवार पे टकराती है और 0.1 सेकंड कांटेक्ट में रहकर लौट जाती है 10 से ही। याद कर यार, मैकेनिक्स में कराया था। इधर देख, डिट्टो वैसे ही क्वेश्चन है। 2 किलो की बॉल 10 से आई और टकरा के 10 से ही लौट गई और 0.1 सेकंड के लिए कांटेक्ट में रही, तो बताओ दीवार पर फोर्स कितना लगाया बॉल ने? तो कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे सर। F बराबर dt by dt। और मैं बोलता हूँ मोमेंटम चेंज कितना हुआ, तो मैं बोलता हूँ 20 के मोमेंटम से आई थी 20 आई के, और बोलता हूँ 20 के मोमेंटम से उल्टी चली गई, तो 40 का मोमेंटम चेंज हुआ अपॉन 0.1, तो 40 बटा 0.1 400 न्यूटन का फोर्स लगा। हेलो, कर लोगे? तो बोलता ये सब मैकेनिक्स में देखे थे अपन ने। तो बोलता अच्छा, जब जब मॉलिक्यूल, तो मतलब अंदर से पिस्टन पर गैस के मॉलिक्यूल टकरा रहे, दम दम दम, एक नहीं ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल टकरा रहे, एटम टकरा रहे। तो मतलब बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ टकराहट हो रही है, डॉट बना रहा हूं, यहाँ पे यहाँ टक्कर हो रही है, और बोलो इन टक्करों की वजह से सब पे ऊपर फोर्स लगा रही है गैस। इस पिस्टन पर ऊपर फोर्स लगा रही है और गैस पे नीचे लग रहा है, तभी तो गैस के मॉलिक्यूल टकरा के नीचे जा रहे हैं दीवारों से, और दीवारों पर फोर्स बाहर की तरफ आउटवर्ड या अपवर्ड लग रहा है। जो जैसे देखो यहाँ पे भी टकरा रहे गैस के मॉलिक्यूल, जिगजैग मोशन यहाँ भी टकरा रहे, देखो यहाँ भी टकरा रहे, तो बोलो इधर भी फोर्स क्यों लग रहा है? हेलो, सब तरफ लग रहा है। तभी तो आपके प्रेशर कुकर की सीटी ऊपर उठ जाती है, क्योंकि अंदर जबरदस्त टेम्परेचर बढ़ता जाता है, थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है कैसी वाटर वेपर की, और उसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी आती है कि वो इतना फोर्स क्रिएट कर देती है कि जो वेट था आपकी सीटी का कुकर की mg, उससे भी ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है स्टीम का, तो वो ऊपर की तरफ फोर्स लग के उसको धक्का दे देती है। हेलो, तो मैं बोल दूं थर्मल काइनेटिक एनर्जी की वजह से गैस में दम आ जाता है, इसी से तो स्टीम इंजन बने थे। पहली बार उन्होंने यही तो ऑब्जर्व किया था कि गर्म पानी पे ढकी हुई प्लेट ऊपर उठने लग जाती, थोड़ी देर बाद पट पट आवाज आती है। क्यों? क्योंकि स्टीम ताकत इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो mg को भी ओवरकम कर देती है, या mg से भी ज्यादा हो जाता है वो फोर्स ऊपर वाला प्लेट के mg से। हेलो, अच्छा चलो ठीक है सर। तो सर ये तो समझ में आ गई कि ये गैसियस मॉलिक्यूल टकरा
टकरा के इस पिस्टन पर ऊपर फोर्स लगाएंगे, है ना, और वो मैकेनिक्स के हिसाब से dp/dt से निकल जाएगा। चलो ठीक है सर, ये फोर्स ऊपर लग गया। तो बोल दो ये गैस पिस्टन पे लगा रही है, ये गैस पे नीचे लग रहा है, ये गैस पिस्टन पे, तो बोल दो दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस। हेलो, फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस। बोलो बच्चों, बोलो ना रे। और बोलो इसी की वजह से पिस्टन ऊपर जा रहा है। अगर गैस में दम ज्यादा हुआ, अगर गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा हुआ, बाहर से एटमॉस्फेयर भी लगा रहा, ध्यान रखना, ये तो गैस लगा रही है फोर्स, और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स भी लग रहा है। अरे बोलो, हेलो। तो बोलो बच्चों, ऊपर की तरफ फोर्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे लग रहा है। अगर गैस का दम ज्यादा होगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा। Yes, sir. बताओ, वर्क डन बाय द गैस या ऑन द गैस? अगर पिस्टन ऊपर गया तो वर्क डन बाय द गैस या ऑन द गैस? वर्क डन बाय द गैस। ओके, तो मधु अगर सुनो ध्यान से, वर्क डन, तो मधु इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, सिलेंडर पिस्टन सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो मधु बच्चों वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा। इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस देन डेल डब्ल्यू पॉजिटिव। हेलो, डेल डब्ल्यू पॉजिटिव, क्योंकि ये मैं गैस का देख रहा हूं, गैस का। डेल डब्ल्यू पॉजिटिव क्यों? क्योंकि वो तो वॉल्यूम इंक्रीजेस, वर्क डन बाय द गैस होगा, डब्ल्यू बाय द गैस। तो वो तो बच्चों जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो तो वर्क डन बाय द गैस होगा। हेलो, गैस डोमिनेट कर जाएगी एटमॉस्फेयर को। Yes, sir. अच्छा, और वर्क डन बाय द गैस होगा तो मतलब डेल डब्ल्यू पॉजिटिव। मतलब ये वही बात होगी, मैंने मार्केट में खर्चा करा। तुम्हें अगर पता पड़ा कि मैं बाजार गया था, पापा ने 100 रुपए दिए, तो मतलब पापा ने 100 रुपए ये हो गए, ये देखो डेल क्यू पॉजिटिव 100 रुपए दिए, डेल क्यू पॉजिटिव। पापा ने सिस्टम को 100 रुपए दिए, मुझे 100 रुपए दिए। अब ये होता मार्केट में खर्चा, वर्क डन होता मार्केट में खर्चा। तो मैं बाजार गया और 2-4 सामान साथ में लाया 70 रुपए के, और बिल है 70 का, तो मतलब मार्केट में 70 का खर्चा करके आया। हेलो, Yes. दिस इज मार्केट में खर्चा, ये मार्केट में खर्चा। तो वो तो 100 में से 70 का मार्केट में खर्चा कर दिया, तो वो बताओ मेरी गुल्लक में कितना रुपया बढ़ गया? ये डेल यू बताओ इंटरनल एनर्जी कितनी रह गई, या अंदर कितनी एनर्जी बढ़ गई? मैं बोलूं 30, क्योंकि 100 में से 70 का खर्चा करा तो 30 बच गया जो अंदर रह गए। तो पापा ने जो 100 रुपए अंदर डाले थे उसमें से 70 का मार्केट में खर्चा हो गया, तो बोलो अंदर 30 बचे। Yes, sir. Yes, sir. अब समझ में आया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? अरे बेटा ये चुपचाप सुनते जा। हाँ, मैं बोल दूं बच्चों, इधर देखो, पापा ने 100 रुपए दिए, उसमें से मार्केट में 70 का खर्चा करा, मतलब इतना रुपया मैंने मार्केट में खर्च कर दिया, तो बोल दूं 30 अंदर रहा। Yes, sir. तो सुनो, इधर देखो, मैं बोल दूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। Yes, sir. हेलो, तो छोटा मोटा हिसाब किताब है, तो बोल दूं टोटल एनर्जी या टोटल हीट प्लस एनर्जी कंजर्व हो गई, जितनी हीट आई उसका पूरा हिसाब किताब है मेरे पास। Yes, sir. हाँ, तो इधर देखो, इस बातें पूछ रहे हो। हाँ, तो बोल दो बच्चों, गैस ने वर्क करा तो वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव हो गया। ओके, Yes, sir. हाँ। अच्छा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा बच्चों? वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा बताओ? If volume decreases, मैं तो वर्क डन ऑन द गैस होगा। वॉल्यूम डिक्रीजेस तो मैं तो W ऑन द गैस, और मैं तो गैस पर होगा। हम नहीं करेंगे, हमारे पे होगा। याद है मैंने बताया था, जब जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता तो एनर्जी मिलती है। याद करो स्प्रिंग में, जब स्प्रिंग दब रही थी तो मैंने बोला था के एक्सपोर्ट बाहर लग रहा, फिर भी स्प्रिंग दब रही है, तो वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग हो रहा है। तो मैं तो यहाँ पे वर्क डन ऑन द गैस या अगेंस्ट द गैस बोल दो, अगेंस्ट द गैस, अगेंस्ट द गैस। तो याद है सिस्टम को एनर्जी मिलती है तो मैं तो डेल डब्ल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, सिस्टम को एनर्जी मिलती है तो डेल डब्ल्यू नेगेटिव। हेलो,
तो जब जब गैस वर्क करेगी तो डेल डब्ल्यू पॉजिटिव, और जब जब गैस पर वर्क होगा तो डेल डब्ल्यू नेगेटिव। हेलो, उल्टा फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है। तो बोलूं गैस ऊपर फोर्स लगा रही हो, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा तो नेगेटिव, और नेगेटिव होता है तो सिस्टम को मिलता है, और पॉजिटिव होता है तो सिस्टम देता है। जब जब गैस वर्क करेगी वो एनर्जी देगी, और जब जब अगेंस्ट होगा तो वो लेगी। ओके, Yes, sir. ये सब मैकेनिक्स में समझाया था मैंने कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या वर्क डन बाय द गैस है या वर्क डन बाय द सिस्टम है तो एनर्जी दी जाती है। ओके, चलो तो यहां तक नोट करो फटाफट, फास्ट फोटो क्लिक कर लो। कर लिया? हेलो, हाँ अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं और फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को समझते हैं। अभी वर्क डन अभी कैलकुलेट करेंगे अपन, अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग वर्क डन होता है। मैं यहाँ पे एक बार जनरलाइज वर्क लिख के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फर्स्ट लॉ को समझते हैं। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, ये देखो ये उसका स्टेटमेंट होता है डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। पापा ने जो भी रुपया दिया है, इसको मेरी लैंग्वेज में समझाता हूं, पापा ने जो भी रुपया दिया वो दो बातों में जाएगा, या तो तुम मार्केट में खर्चा करके आ जाओगे या आपकी गुल्लक में पैसा बढ़ जाएगा, खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। पापा ने जो भी पैसा दिया वो या तो मार्केट में खर्चा होगा या गुल्लक के अंदर पैसा बढ़ जाएगा, या तो वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा या वर्क डन बाय द गैस करवा देगा। हेलो, गैस वर्क कर देगी तो गैस हीट, सप्लाइड हीट को दो तरीकों से यूज कर सकती है। एक, अपने अंदर रख के अपनी एनर्जी बढ़ा सकती है, इंटरनल एनर्जी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकती है, या दूसरा मार्केट में खर्चा कर सकती है। ओके, मतलब वर्क डन कर सकती है। हेलो, पापा आपको पैसे देते तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उड़ा दो या इकट्ठे कर लो। ओके, या थोड़ा उड़ा दो थोड़ा इकट्ठे कर लो। ओके, Yes, sir. चलो तो मैं बोलता बच्चों, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, बोलो किस पर बेस्ड है? ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, हेलो, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड लॉ है। लो, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड लॉ है। ओके, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड लॉ है। ओके, हाँ अब सुनो, डेल यू डेल क्यू डेल डब्ल्यू सब बता दिया मैंने। अब देखो बच्चों, जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, एक होती है आइडियल गैस और एक होती है नॉन आइडियल। ओके, आइडियल गैस और रियल गैस। ओके, आइडियल गैस क्या होती है बच्चों? आइडियल गैस में हम सारी कंडीशंस आइडियल मानते हैं। सर क्या है आइडियल कंडीशन, बताता हूं। ये इधर देखो, आइडियल गैस, ठीक है। देखो बच्चों, आइडियल गैस में क्या है, हम जो एटम्स है ना या मॉलिक्यूल है, गैसियस एटम या मॉलिक्यूल, उनके बीच में इंटरेक्शन जीरो लेते हैं। गैसियस एटम के बीच में इंटरेक्शन जीरो लेते हैं। हम ये मानते ही ये गैस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रही है, ना अट्रैक्शन मानते ना रिपल्शन मानते। हम ये मानते हैं गैसियस मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से सेपरेट है। हेलो, यस सर। जैसा आपने लेते हो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद है? एक ऑर्गेनिक में नाम नहीं सुना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड, सुने नाम ये सब? Yes, sir. इनमें बच्चों पता है अपन ने एक दूसरे में अट्रैक्शन या इंटरेक्शन माना हुआ है। हेलो, और उसी की वजह से लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है वो, क्योंकि बहुत तगड़ी बॉन्डिंग है। तो याद है गैसियस फॉर्म में इनको एक दूसरे से दूर कराते अपन, और हीट देते तो वो एक दूसरे के अट्रैक्शन से दूर होते हैं। और मैं तो कह रहा हूं ये पास भी आएंगे तो हमने कोई इंटरेक्शन माने नहीं, इन सबको न्यूट्रल माना है। हम वो ले ही नहीं रहे, तो स्टडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। एक्चुअल में रियल में थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है, बट हम नहीं ले रहे, हम नेग्लिजिबल ले रहे हैं। ओके, देखो बच्चों, अगर हमने इनमें कोई बॉन्ड लिया होता, जैसे आयनिक बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो फिर उन चीजों को एक्सपेंड करने में अपने को एनर्जी देनी पड़ती है। इसीलिए याद है, आप कभी वाटर वगैरह को बॉईल करते हो तो आपको, या उसको याद है दूध उफनता करता है तो अपने को हीट देनी पड़ती है, क्योंकि बॉन्ड का सेपरेशन बढ़ाना होता है, उनका आपस का सेपरेशन, सॉरी बॉन्ड का, उनके आपस के मॉलिक्यूल के आपस का सेपरेशन बढ़ाना होता है, और उनके बीच में कोई ना कोई इक्विलिब्रियम या अट्रैक्शन लगा हुआ होता है। याद है, कोई भी लिक्विड होता है वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, जैसा है वैसा रहना चाहता है।
अब आप हीट देते हो तो बोल दो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट ले जाते हो, और अगेंस्ट ले जाने में अपने को एनर्जी देनी होती है। हेलो, Yes, sir. ओके। और जब आप बॉइल करते हो, वेपर बनाते हो, तो आपको एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट भी ले जाना होता है, इसीलिए और हीट देनी होती है, याद है, स्टेट चेंज होती है और हीट देनी होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट भी वर्क करना होता है। तो कई लफड़े। अभी अपन मुद्दे की बात करते हैं। मैं बोलता हूं बच्चों, जो दो गैसियस मॉलिक्यूल या एटम है, मैं बोलता हूं बच्चों, इनके बीच में इंटरेक्शन जीरो लेते हैं अपन। इंटरेक्शन जीरो, इंटरेक्शन बिटवीन मोलिक्यूल, ए गैसियस एटम मॉलिक्यूल, गैसियस एटम और मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल कितना लेते हैं अपन? इज इक्वल टू जीरो। हम कोई इंटरेक्शन नहीं लेते हैं। सर उससे फायदा क्या हुआ? उससे फायदा यह हुआ बच्चों, इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी नाम की कोई चीज नहीं आएगी, क्योंकि याद है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन या फोर्स द्वारा वर्क डन बाय द फोर्स या अगेंस्ट द फोर्स। याद है, अगेंस्ट द फोर्स होता तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। उसमें फिर क्या होता? अगर इनके बीच में इंटरेक्शन होता है या अट्रैक्शन होता, मान लो अट्रैक्शन होता, तो मैं इनको सेपरेट करता है, दूर जाते तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती, पास आते तो पोटेंशियल एनर्जी घटती। अब इतना कबाड़ा अंदर घुस के कौन करेगा कि दूर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगी और पास आएंगे तो घटेगी? उसमें तो जिगजैग मोशन हो रहे हैं, कोई पास भी आ रहा है और कोई दूर भी जा रहा है, तो हम ये चीजें लेते ही नहीं है। हेलो, हम गिनते ही नहीं इनको। ओके बच्चों, ए सुनो, अगर मैं बोल दूं ग्रेविटेशनल फोर्स ही गायब हो गया, मान लो अभी मैं बोल दूं ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो गई, अर्थ की ग्रेविटी गायब हो गई, तो एक मास को ऊपर ले जाने में आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, जीरो वर्क डन। क्यों? क्योंकि कोई वेट ही नहीं फील हो रहा है। तो बोल दो मच्छर लगेगा, 10-10 हजार किलो के लोग भी मच्छर लगेंगे, क्योंकि वेट ही नहीं लग रहा है। तो बोल दो हमें कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा दूर ले जाने में, क्योंकि अट्रैक्शन ही गायब हो गया। हेलो, तो मैं बोलूं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी नाम की कोई चीज ही नहीं रही, क्योंकि याद है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैंने बताया था आपको जब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड पढ़ाए थे, मैंने नहीं कहा था पोटेंशियल एनर्जी होती कंजर्वेटिव के अगेंस्ट वर्क डन। याद आया? जब मैं ऊपर ले जाता हूं तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होता, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, याद करो। हेलो, तो बोलो बच्चों, जब अट्रैक्शन ही गायब हो जाएगा या फोर्स भी गायब हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। तो बोलो बच्चों, मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन जीरो, हेंस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। तो बोल दो बच्चों इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी आएगी नहीं। तो बोल दो मींस इंटरनल एनर्जी इज ओनली ड्यू टू बोलो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। हेलो, तो जो भी इंटरनल एनर्जी होती है बच्चों, वो ओनली काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है, उसमें पोटेंशियल नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तो मैं बोल दूं आप जैसे ही हीट दोगे और अंदर रहेगी, तो मैं बोल दूं इंटरनल एनर्जी जो चेंज होगी उसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। क्या अपन बोलते ना इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो समझ लेना काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, थर्मल काइनेटिक एनर्जी। और मैं बोल दूंगा इंटरनल एनर्जी घट गई तो समझ लेना थर्मल काइनेटिक एनर्जी घट गई। तो बोल दो बच्चों इंटरनल एनर्जी पूरी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। हेलो, बोलो, क्लियर हुआ क्या? अच्छा, और अपन बच्चों जो गैसियस एटम के ये जो गैस का एटम है, इसका जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल मानते हैं। हेलो सर, इससे क्या फायदा होगा बताता हूं। जैसे खूब सारी गैस, आप देखो एक मॉलिक्यूल थोड़ी गैस का, खूब सारे, याद है एवोगैड्रो नंबर के आसपास है, 10⁻23-24 के आसपास। हेलो, तो मैं बोल दूं ये मच्छर इकट्ठे होकर भी खूब सारा बन जाएंगे, लेकिन फिर भी हम उनको नेग्लिजिबल मान रहे हैं। बिल्कुल आपका कहना सही है कि सर थोड़ा थोड़ा मिलके भी बहुत सारा हो जाएंगे, लेकिन हम उसको नेग्लिजिबल मान रहे हैं। तो सर कहना क्या चाहते हो आप? जैसे हमारे रूम में एयर है, तो अपने रूम का कोई वॉल्यूम पूछेगा, हमारे रूम का कोई पूछेगा बताओ आपके रूम में खाली जगह कितनी है, तो हम ऐसा थोड़ी करेंगे रूम के वॉल्यूम में से गैसियस मोलिक्यूल का टोटल वॉल्यूम निकाल के माइनस करेंगे। हम तो 10/20 का रूम है, तो हम 10/20 इंटू हाइट अगर 5 है तो 10/20 इंटू 5 1000 स्क्वायर फीट बोल देते, 1000 क्यूबिक फीट बोल देते। 10 इंटू 20 इंटू 5 1000 क्यूबिक फीट। हम ये थोड़ी करते गैसियस मोलिक्यूल को सब्ट्रैक्ट करते, नहीं, हम उनको नेग्लिजिबल ही मान के चलते हैं। ओके, तो क्या मैं बोलूं बच्चों, ये वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। गैसियस मोलिक्यूल, गैसियस एटम या मोलिक्यूल का, गैसियस एटम और मोलिक्यूल का टोटल वॉल्यूम
बराबर नेग्लिजिबल है, इस टेंस टू जीरो मानते हैं, जीरो मानते हैं को नेग्लिजिबल लेते हैं, नेग्लिजिबल लेते हैं। हेलो, तो आइडियल केस में मानते हैं अपन इस वॉल्यूम को नेग्लिजिबल लेते हैं। उससे पता है क्या होता है, जो पिस्टन का सिलेंडर का खाली वॉल्यूम दिख रहा है उसी को हम वॉल्यूम मान लेते हैं। तो पीवी बराबर एनआरटी जब आइडियल केस इक्वेशन लगाएंगे तो इसमें ये वॉल्यूम हम क्या करते हैं बच्चों, वैसे तो ये वैकेंट स्पेस का वॉल्यूम होता है, पर हम पूरे वॉल्यूम को ही वैकेंट स्पेस बोल देते हैं, क्योंकि वहां कैलकुलेशन कौन करने बैठेगा। तो मैं बोलूं बच्चों ये वैकेंट स्पेस का वॉल्यूम होता है, पर हम तो जो पिस्टन सिलेंडर का वॉल्यूम नजर आ रहा होता है उसी को वैकेंट स्पेस बोल देते हैं। गैस के मॉलिक्यूल को जीरो गिन लेते हैं। हेलो, Yes, sir. बच्चों हमें जो फ्री वॉल्यूम चाहिए होता है, हम गैस का मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट नहीं करते, हम जो दिख रहा होता है उसी को फ्री वॉल्यूम बोल देते हैं। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करता हूं मैं, इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करके इसी को फ्री वॉल्यूम बोल देता हूं। ओके, हेलो, बोलो। एक कोई सुनो, फर्स्ट आइडियल गैस में पहली बात हमने मानी कि गैसियस मॉलिक्यूल में आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, उससे पोटेंशियल एनर्जी नाम की चीज समाप्त हो गई। तो मैं बोलूं इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, हमने गैस के मॉलिक्यूल के या एटम के वॉल्यूम को नेग्लिजिबल मान लिया, इसीलिए हम पिस्टन सिलेंडर पिस्टन के वॉल्यूम को ही फ्री स्पेस का या फ्री वॉल्यूम बोल देते हैं या वैकेंट वॉल्यूम बोल देते हैं, जिसको यहां पे लिखते हैं पीवी बराबर एनआरटी में, ये फ्री वॉल्यूम है। ओके, हेलो, तीसरा जितने भी कोलिजन है, जितने भी कोलिजन है इनका आपस में टकराना, इनका दीवारों से टकराना, जितने भी कोलिजन है आपस में टकराना, दीवारों से टकराना, जितने भी कोलिजन है उन सबको इलास्टिक लिया हमने। तो आइडियल गैस जब एज्यूम करी तो हमने इलास्टिक कोलिजन ली। सर क्यों? ताकि इंटरनल एनर्जी में लॉस नहीं ले, पड़ी इंटरनल एनर्जी को खत्म नहीं करे। ओके, हालांकि खत्म होती है, ऐसा नहीं होता प्रेशर कुकर में या आपके कोई भी गर्म चीज किसी में भरते हो तो टाइम के साथ उसका टेम्परेचर घटता है। आप अगर थर्मस में भी चाय रख देते हो तो एनर्जी लॉस होती रहती है। लो, Yes, sir. लेकिन हमने माना है ऑल कोलिजन आर इलास्टिक। तो थर्ड एजम्पशन जो हमने लिया है, ऑल द कोलिजन आर इलास्टिक। लो, थर्ड एजम्पशन क्या लिया? ऑल कोलिजन assumed to be elastic. हेलो, तो सारे कोलिजन को इलास्टिक माना है मैंने, ताकि हम कभी एनर्जी लॉस ही न ले। ओके, Yes, sir. चलो ठीक है सर, इन तीन एजम्पशन के साथ हम आइडियल गैस पढ़ते हैं, ठीक है, तब हम थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके चीजों को समझ पाते हैं। ओके, पर रियल गैस का बिहेवियर इससे थोड़ा सा डिफर करता है, क्योंकि वहां पर अंदर वॉल्यूम भी सब्ट्रैक्ट करना होता है और थोड़ा बहुत गैसों में इंटरेक्शन भी होता है, और इंटरेक्शन की वजह से अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी कम ज्यादा होती रहती है, पर हम उसको नहीं गिन रहे। हेलो, ओके बच्चों, तो समझ में आ गया रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंस। Yes, sir. हाँ, अब आ जाओ बच्चों, इधर देखो, मैं बोलूं ये एनर्जी कंजर्वेशन का देख लो। ओके, अब सुनो बच्चों, इन सारे पैरामीटर के बारे में मैंने समझा दिया, कुछ क्वेश्चन करते हैं। if heat is supplied, if 50 joule heat is supplied to system, to cylinder piston system, and if work done by the gas is 30 joule, then del U. चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ, करो। तो बोल दो बच्चों, बताओ 50 जूल हीट सिस्टम को इज सप्लाइड टू सिलेंडर पिस्टन सिस्टम। सिस्टम को 50 जूल हीट दी का मतलब बोल दो मेरे पापा ने मुझे 50 रुपए दिए, तो बोल दो डेल क्यू पॉजिटिव। हेलो, अरे यही तो है बच्चों, हीट गिवन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, दो ही तो बातें होगी। तो आ जाओ,
पापा ने 50 रुपए दिए, ए वर्क डन बाय द गैस, और बोल बच्चों बाय द गैस है तो डेल डब्ल्यू पॉजिटिव। हेलो, गैस ने वर्क किया है, मार्केट में खर्चा करके आई है गैस। तो बोलो हम जब जब पॉजिटिव वर्क करते हैं, ए गैस जब जब पॉजिटिव वर्क करेगी तो ये एनर्जी देगी सिस्टम, सिस्टम आगे एनर्जी देगा। अरे बच्चों जब जब फोर्थ वर्क करता है तो एनर्जी देता है, किसको देगा? एटमॉस्फेयर को देगा। तो मैं बोलता बच्चों डेल डब्ल्यू पॉजिटिव, तो बोलता बच्चों डेल डब्ल्यू बराबर +30 आ गया। ए मार्केट में 30 रुपए का खर्चा करके आया हूं, देखो लो। अब देखो, अब आ जाओ यूजिंग फर्स्ट लो, यूजिंग फर्स्ट लो। बोलो कितना जाएगा? बोलो तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। तो बोलो बच्चों डेल यू आ जाओ। तो बोलो बच्चों पापा ने दिए 50, +50 पापा ने दिए, उसमें से +30 का मार्केट में खर्चा करा तो मेरे जेब में कितने बचा? जाओ तो 30 का खर्चा कर दिया 50 में से, तो जेब में बचे 20। बिल्कुल सही बात है, और जेब भरी है, बिल्कुल भरी है। तो पापा ने जो 50 दिए थे उसमें से 30 का खर्चा करा तो जेब में 20 का नोट मिलेगा। आप देख लेना मेरी। हेलो सर, 2 10 के मिल गए तो ये फालतू की बातें नहीं करनी है, टोटल 20 रुपए मिलेंगे मेरी जेब में। ओके, अरे बहुत सिंपल हिसाब है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पापा ने दिए उसमें से मार्केट में कितना खर्चा करा तो बताओ आपकी जेब में कितना बचा? Yes, sir. हाँ, और देखो इसी में चेंज करता हूं, हीट सप्लाइड या 20 जूल हीट is rejected by the system, by cylinder piston system, and W by the gas is 30 joule. then del U। अब बताओ, अब आएगा मजा। करो क्वेश्चन नंबर 2, करो ट्राई। हाँ, रिजेक्टेड मतलब क्या हुआ बच्चों? एक सिस्टम ने हीट बाहर फेंक दी, यानी कि मैंने पापा को इस बार पैसे दे दिए, लो पापा आप पैसे। पापा वॉशिंग मशीन ला रहे थे, पूछा बेटा कोई हेल्प करेगा क्या? तो मैंने कहा ये लो पापा 20 रुपए। वॉशिंग मशीन मतलब कोई छोटी मोटी चीज ला रहे थे, 500-1000 रुपए की जरूरत थी, मेरे पास 20 रुपए पड़े थे, मैंने कहा ये ले लो पापा काम आए तो। हेलो Yes, sir. अच्छा, और मैं बोलूं बच्चों, मैं उसी दिन जब पापा को 20 रुपए दिए, उसी दिन मार्केट में 30 रुपए का खर्चा भी करके आया। हेलो, Yes, sir. तो बताओ मेरा गुल्लक भरा या खाली हुआ? छोड़ दे थर्मो, छोड़, अपन तो यूं हिसाब करते हैं बाजार में शॉपिंग करके। बोलो खाली हुआ। अरे मैंने तो पापा को भी 20 रुपए दिए, मैंने तो मार्केट में भी 30 का खर्चा करा, तो मैं तो मेरे गुल्लक में 50 रुपए कट गए। हेलो, Yes, sir. तो मुझे फील आ रही है डेल यू -50 आएगा। गुल्लक खाली हुआ ना, और याद है जब जब गुल्लक में पैसा कम होता है तो नेगेटिव होती है डेल यू। याद है जब जब इंटरनल एनर्जी घटती है तो नेगेटिव आता है, मैंने बताया था। और अभी साइन कन्वेंशन बताया ना बच्चों, कब डेल क्यू पॉजिटिव लेते हैं, कब डेल यू और कब डेल डब्ल्यू, बताया था ना अभी। Yes, sir. चलो आ जाओ, फर्स्ट लॉ से चेक करते हैं। तो मैं तो बच्चों कभी फर्स्ट लॉ यूज ही नहीं करता, मैं तो ओरली हिसाब लगा लेता हूँ कि पापा ने दिए या मैंने पापा को दिए, मार्केट में खर्चा कराया, मार्केट से उधारी वापस आई मेरी, और अंदर मेरी गुल्लक में भरा या घटा। चल आ जाओ हिसाब लगाता हूँ। तो आ जाओ, फर्स्ट लॉ, यूजिंग फर्स्ट लॉ। ये तो कॉमन सेंस से करा मैंने, कॉमन सेंस। हाँ, यूजिंग फर्स्ट लॉ, अब करते हैं अपन मजदूरी। यूजिंग फर्स्ट लॉ, बोलो बच्चों फर्स्ट लॉ से बोलो क्या हिसाब है? तो बोलो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ है। आजा डेल क्यू, तो बोलो -20। सर ये माइनस क्यों लिख दिया आपने? क्योंकि मैंने पापा को दिए, इस बार सिस्टम को एनर्जी, सिस्टम को हीट नहीं मिली, सिस्टम ने रिजेक्ट करी है, सिस्टम ने बाहर फेंकी है। लो, Yes, sir. और बोलो इसका असर मेरे गुल्लक पे जरूर आएगा। लो Yes, sir. आ जाओ, अब देखते हैं गुल्लक पे कितना असर आया। तो मैं बच्चों वर्कडन, और मैं वर्कडन भी बच्चों बाय द गैस है, यानी कि मैं बच्चों गैस ने बात करा तो 30 मार्केट में खर्चा करके ये गैस, तो बाय द जब जब वर्कडन बाय द गैस या बाय द सिस्टम होता है तो +30 होता है। हेलो, अब आ जाओ, तो देखो मेरा गुल्लक 50 से खाली हो गया, इसको उधर भेजो 30 को। तो वो 20 तो मैंने पापा को दिए और 30 रुपए का मार्केट में वर्कडन करा, मार्केट में खर्चा करा, तो वो मेरा गुल्लक 50 रुपए से खाली हो गया। बिल्कुल सही है, और यही मेरी उम्मीद थी। हेलो, कर गया मैच आंसर? Yes, sir. तो बच्चों मैं थोड़े थोड़े चेंजेस करके सब समझा रहा हूं कि कब होता है पापा मुझे पैसे देता है, कब होता है जब मैं पापा को देता हूं। तो डेल क्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का मतलब समझा दिया मैंने। हेलो,
पक्का? Yes, sir. अच्छा, अब आ जा, ए सुनता जा, चुपचाप सुनता जा। ए इधर देख, सुनना बच्चों, इसी में चेंजेस करता जा रहा हूं। सीखो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, खूब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हाँ, इधर सुनना। हाँ, if work done W on the system is 20 joule and internal energy decreases by 30 joule या 10 joule, then del Q। बोलो मीनिंग समझाओ। वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो बताओ डेल डब्ल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? वर्क डन ऑन द सिस्टम, Negative. हाँ नेगेटिव। ए सिखा दिया मैंने सब कुछ, हर चीज को बारीकी से बता दिया। तो मतलब अच्छा डेल डब्ल्यू नेगेटिव। हेलो, पता ही है, उसी पर टाइप बात है। ए मैंने मार्केट में खर्चा नहीं करा, मैं मार्केट में से कोई चीज वापस बदला क्या गया। ए मैंने बोल दिया भैया ये शर्ट टी शर्ट कल ले गया था, पसंद नहीं आया, पैसे वापस दे दो। और उसने मुझे बोला था एक दिन में वापस लिया ना, मैं रिटर्न कर दूंगा पैसे। तो मैंने टी शर्ट वापस दिया या कोई चॉकलेट वापस दी और 20 रुपए वापस ले लिए। तो बोलो मेरे को मार्केट से पैसा मिला। हेलो, या किसी ने उधारी चुका दी मेरे को। हेलो, Yes, sir. तो बोलो बच्चों, जब जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, गैसीय सिस्टम, तो एनर्जी मिलती है, सिस्टम को एनर्जी मिलती है। सही बात है। जब जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो एनर्जी हम देते हैं, मैंने बता रखा मैकेनिक्स में। तो बोलो बच्चों 20 जूल एनर्जी मिली, और बोलो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई 10 से। तो बोलो बच्चों जब जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है तो बोलो बच्चों डेल यू नेगेटिव। हेलो, तो इस बार डेल यू भी नेगेटिव है, डेल डब्ल्यू भी नेगेटिव है। बोलो बोलो बच्चों, इन बातों की मीनिंग समझ में आ गया क्या? Yes, sir. कॉमन सेंस बच्चों, मैंने मैकेनिक्स में इतनी बातें बता दी कि वर्क डन बाय द गैस का, बाय द सिस्टम का क्या मतलब होता है और अगेंस्ट द सिस्टम का क्या होता है। मैंने कहा था ना, जब जब वर्क डन पॉजिटिव होता तो हमने एनर्जी दी, और अगेंस्ट होता तो ली, उससे सब फील आएगी। हेलो, चला आगे। Yes, sir. तो बोलो बच्चों सुनो, अब इसको मेरी लैंग्वेज में समझाता हूं। बोलो बच्चों, मार्केट से 20 रुपए आया, उधारी किसी ने चुका दी मेरी, या मैंने चॉकलेट चेंज करा के पैसे लिया है, 20 वो आए। और मैं बोलता बच्चों इंटरनल एनर्जी बच्चों 10 कम हो गई। इंटरनल एनर्जी फिर भी 10 कम हो गई, तो मुझे मार्केट से 20 मिला। मेरे को मार्केट से 20 मिला, तो मेरी तो इंटरनल एनर्जी 20 बढ़नी चाहिए थी, पर पता पड़ा मेरा गुल्लक 10 से खाली हो गया। इसका मतलब मैंने पापा को 30 रुपए दिए। Yes, sir. बेटा मार्केट से मेरे पास 20 रुपए आया था, तो मैं तो उम्मीद कर रहा था मेरा गुल्लक 20 से बढ़ जाएगा, पर पता पड़ा गुल्लक तो 10 से उल्टा कम हो गया। इसका मतलब पापा ने मुझसे 30 रुपए मांगे थे आज, Yes, sir. और मैंने पापा को दिए। तो मैं बोलता हूं डेल क्यू नेगेटिव आएगा, तो मेरा कॉमन सेंस बोल रहा है डेल क्यू नेगेटिव 30 आएगा। मैंने पापा को 30 रुपए दिए, मेरा कॉमन सेंस बोलता है डेल क्यू -30 जूल आएगा। कॉमन सेंस। हेलो, चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं। तो बोल दो बच्चा फर्स्ट लॉ से चेक करते हैं। यूजिंग मजदूरी, यूजिंग फर्स्ट लॉ। अरे ऑर्डर नहीं कर दिया अपन ने, तो डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। देखो बच्चों, तो बोल दो डेल यू -10 और डेल डब्ल्यू बच्चों -20। हेलो, तो बोल दो बच्चा कितना आ गया, बोलो आ गया क्या जो हमने सोचा था वही। मैंने पापा को 30 रुपए दिए हैं। हेलो, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलो, तो मेरे हिसाब से मेरे बच्चों को सारी बात समझ में आ गई। ओके, Yes, sir. एक लास्ट क्वेश्चन करते फिर आगे बढ़ते। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में पता पड़ गया कब कौन पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। बच्चों पॉज कर करके लिख लेना इनको। ओके, बाद में जब
वीडियो देखो तो पॉज कर करके नोट्स बना लेना। ओके सर, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए ठहरूं। ओके, चला जाओ। हाँ, अब इधर देखना बच्चों, इफ हीट इज सप्लाइड टू सिलेंडर पिस्टन सिस्टम, is 2 calorie and work done on the gas is 1.6 joule, 10.6 joule, then del U is equal to A, del U बराबर 12.6, B del U बराबर प्लस 19 जूल, C del U बराबर माइनस 12.6 जूल, D del U बराबर माइनस 19 जूल। नन करो ट्राई। सुनो बच्चों, इधर देखो, एक तो वर्क डन ऑन द गैस है। बताओ ऑन द गैस का मतलब क्या होता है? डेल डब्ल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि गैस जो फोर्स लगा रहा है उसके अगेंस्ट वर्क हो रहा है, तो बोलो डेल डब्ल्यू नेगेटिव होगा। गैस के फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, तो माइनस 10.6 जूल। हाँ, तो ये तो मीनिंग में समझा चुका हूं। हाँ, सप्लाई टू द सिस्टम, बोलो टू द सिस्टम। पता इसका क्या मतलब हो गया? बता, सिस्टम को दी तो मैंने पापा को पैसे दिए, तो डेल क्यू में बोल दूं +2 कैलोरी। हेलो, हेलो, तो बोल दो बच्चों +2 कैलोरी है, पर जूल में कन्वर्ट करो इसको, क्योंकि चारों ऑप्शन जूल में। तो बोल दो बच्चों और करके लिख दो बच्चों। याद है 1 कैलोरी कितना था बोलो? तो बोल दो 4.2 जूल। हेलो, हाँ, और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों 8.4 जूल। तो बोल दो 8.4 जूल आ गया। तो यहां से बोलो बच्चों सॉल्यूशन में लिख दो ये 8.4, तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, और मुझे डेल यू निकालना था। बोल दो बच्चों ये आ गया 8.4 जूल। मैंने 8.4 जूल सप्लाई करा है सिस्टम को। कॉमन सेंस से सोचो, 8.4 हमने हीट दी, उसके बाद और उसके वर्क डन ऑन द गैस हुआ, तो मेरे को मेरे पापा ने 8.4 रुपए दिए, और मेरे को किसी ने उधार दिया तो उसने वापस चुका दिया 10.6। तो बता मेरे गुल्लक में कितना रुपया बढ़ने वाला है? किसी ने मुझे 10.6 उधार चुका दी और पापा ने मुझे 8.4 रुपए दिए, तो बता मेरे गुल्लक में कितना पैसा आने वाला है? 18.4। हाँ, एक कहां से 18.4? 8.4 और 10.6 किसी बात कर रहा है? 19 आ रहा है ना रे डेल यू। मेरे गुल्लक में चेंज इन पैसा, तो मैं तो उधारी किसी ने 10.6 वापस चुका दी, तो मैं तो इसको उधर लेगा, तो बच्चों डेल यू बराबर 19 जूल आ गया। हेलो, और प्लस आया, बिल्कुल सही बात है। मेरा गुल्लक भरने वाला इसलिए प्लस आएगा, गुल्लक में पैसा बढ़ने वाला इसलिए प्लस आएगा। ओके, तो मैं तो आंसर इज प्लस। तो कॉमन सेंस से भी करना आना चाहिए। पापा ने 8.4 रुपए दिए और किसी ने 10.6 की उधारी चुका दी, तो टोटल मेरे पास 19 रुपए आ गया, तो मेरा गुल्लक 19 रुपए से बढ़ जाएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। हेलो, कितने लोगों को समझ में आया? हैंड रेस करो। कितने लोगों को समझ में आया? हाथ खड़ा करो। जल्दी फास्ट। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको यह समझ में आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता क्या है, और कैलोरी जूल का ध्यान रखना, और वर्क डन बाय द गैस ऑन द गैस का मतलब क्या होता है, और हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड में कब डेल क्यू पॉजिटिव कब डेल क्यू नेगेटिव होता है। सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आ जाओ बच्चों, अपन आगे की पढ़ाई करने से पहले थोड़ा वर्क डन को देखते हैं। तो आज थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है वो देखते हैं। मैकेनिक्स में तो एम डॉट डीएस का इंटीग्रेशन होता है, पर यहाँ पे क्या बच्चों एम डॉट डीएस का इंटीग्रेशन होता है क्या? वर्क डन। हेलो, अरे यहाँ पे वर्क डन क्या एम डॉट डीएस का इंटीग्रेशन होता है क्या?
नो सर। नो सर नहीं, यस सर। यहां पे भी वही होता है, बस हमने अलग तरीके से रट रखा है, जबकि होता वही है। सर कैसे, बताता हूं। ये देखो, तो वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, वर्क डन, लो वर्क डन। देखो बच्चों, बस यार थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो गया, बाकी होता वही है। इधर देख, ये सिलेंडर पिस्टन सिस्टम, नो बच्चों अंदर गैस भरी है। हेलो बच्चों, अंदर गैस भरी है, बोलो ना। यस सर। और बोलो बच्चों, अंदर से गैस धक्का दे रही है इसको। बोलो फटाफट। Yes, sir. और बोलो बच्चों, इस पिस्टन का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। मान लो ये सिलेंड्रिकल, ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप है इसका, तो मतलब पिस्टन सर्कुलर होगा। यस सर। तो अगर मैं इसकी पिस्टन की रेडियस आर दे दूं, क्रॉस सेक्शनल रेडियस आर, तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। पर छोड़ो, मैंने इसका एरिया ए ले लिया। तो बताओ बच्चों, अगर अंदर गैस का प्रेशर पी है, तो बता फोर्स कितना होगा। बच्चों अच्छा, आप प्रेशर की बात क्यों करी आपने, क्योंकि हमारे को थर्मोडायनेमिक्स में पी, वी और टी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन्हीं टर्म्स में बात होती है। दीज आर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है। तो ओके सर, तो पी गैस देगा, तो बोलो बताओ फोर्स कितना लगाएगी गैस, प्रेशर की टर्म्स में निकालो। तो बोलो पी गैस इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया फोर्स होता है। और याद है सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, तो बोलो पिस्टन की सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, और दैट वुड बी दिस। और याद है बाहर की तरफ लगता है, तो बोलो अंदर से गैस पिस्टन को बाहर धकेलेगी, धकेलना चाहेगी। यस सर। धकेलना चाहेगी। अब धकेल पाएगी या नहीं पाएगी, ये डिपेंड करता है पिस्टन के वेट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गैस के प्रेशर पे। अगर गैस का प्रेशर पिस्टन के वेट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है तो धकेल देगी, और अगर कम है तो नीचे आ जाएगा पिस्टन। लो अच्छा, अब मान लिया ऊपर धकेल दिया, तो मान लो बच्चों ऊपर धकेल देगी तो वॉल्यूम बढ़ने लगेगा पिस्टन का, सिलेंडर पिस्टन सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। और मान लो ऊपर धकेला, ये थोड़ा सा धकेला, लेकिन मैं थोड़ा दूर बना रहा हूं क्योंकि ये ए बीच में आ रहा है। मान लिया थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट dx हुआ। सर आप थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट क्यों कर रहे हो, ज्यादा क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि बच्चों गैस का प्रेशर वेरी भी तो कर सकता है, जरूरी थोड़ी आइसोबैरिक प्रोसेस हो। आइसोबैरिक प्रोसेस में कांस्टेंट होता है प्रेशर, तब तो मैं बड़ा डिस्प्लेसमेंट भी एक साथ ले सकता हूं। लेकिन जब आइसोथर्मल या कोई और प्रोसेस होगी बच्चों, तो बोल दो गैस का प्रेशर वेरी करेगा, और प्रेशर अगर वेरी करेगा तो फोर्स वेरी करेगा, और मैं बोल दूं बच्चों फोर्स वेरी करेगा तो थोड़ा सा वर्क डन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा वर्क डन निकाला, तो बोल दूं बच्चों थोड़ा सा वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू गैस का फोर्स इनटू थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट। बच्चों वर्क डन तो यही होता है, वर्क डन को तो दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती। वर्क डन तो यही होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और मैं बोलूं थोड़ा सा वर्क डन निकाला, क्योंकि अगर प्रेशर वेरी भी कर रहा होगा तो मजा आ जाएगा इसमें। ये जनरल वर्क डन है, अगर फोर्स वेरी भी कर रहा होगा तो इंटीग्रेशन से वर्क डन आ जाएगा। ओके, तो बोल दो टोटल वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थोड़ा थोड़ा वर्क डन। हेलो, और मैं बोलूं बच्चों W की वैल्यू रखी तो F गैस इनटू dx का इंटीग्रेशन, और लिमिट बाद में रखूंगा। और फोर्स गैस का, मुझे गैस का फोर्स भी प्रेशर पता होता है, मान तू प्रेशर की टर्म्स में गैस का प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx। हेलो बोलो। अच्छा, और ये ADX क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू dx में बोल दो ये चीज है वो, ADX ये, अरे एरिया इनटू dx, दिस इनटू दिस, मैं बोल दूं ये क्या है बता, दिस इनटू दिस, मैं बोल दूं ये वाला, ये ADX है। लो यस सर। बता ये क्या चीज है, ये ADX क्या है, इसको क्या बोलूं मैं, वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम तो ये रहा, इनिशियल वॉल्यूम ये रहा गैस का, फाइनल वॉल्यूम ये रहा, इनिशियल ये रहा। तो बोलते बच्चों दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, नॉट फाइनल वॉल्यूम, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम। तो बोलते बच्चों बहुत आ गया बच्चों, यहाँ आगे लिख रहा हूँ, आगे लिख रहा हूँ यहाँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए। तो बोल दो वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस। कैसे पहुंचा यहां तक, मैंने वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखा, फोर्स को प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर ऑफ गैस इनटू चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि ये ADX चेंज इन वॉल्यूम है। और मैं बोलूं अब लिमिट वॉल्यूम की लगा देता हूं, तो मैं बोलूं इनिशियल वॉल्यूम V1 से V2 तक ले गया,
यहां से V1 से V2 तक लेके तो ये वर्क डन आ जाएगा। हेलो, और आपने बहुत अच्छे से इसको रट रखा था। मैं तो कह रहा हूं चलो समझ रखा था, जो भी है मैं बोलता हूं बच्चों वर्क डन आप समझ में आ गया आपको। हेलो, बोलो बच्चों। तो बोलो बच्चों, एक थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन पीडीवी का इंटीग्रेशन होता है, बट ये आया एफडीएक्स के इंटीग्रेशन से ही है। हेलो, ये अलग नहीं है, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन ही है। बस थर्मो में हम पीडीवी की टर्म्स में लिख देते हैं, प्रेशर इनटू पीडीवी का इंटीग्रेशन की टर्म्स में, क्योंकि हम यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम के साथ डील करते हैं। यहां पर हमें कोई अंदर का फोर्स नहीं देगा। ओके, पर आपको ये बेसिक पता होना चाहिए, तगड़े क्वेश्चन करूंगा इस पे मैं। ओके, Yes, sir. अच्छा सुनो, ये तो इंटीग्रेशन से, ये तो इक्वेशन से आ गया। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो पी और वी का, और याद है मैंने मैकेनिक्स में या बेसिक में सिखाया था आपको, इंटीग्रेशन एरिया अंडर दिखा होता है, वाई डीएक्स का इंटीग्रेशन एरिया अंडर दिखा होता है, याद करो। नहीं याद आ रहा है? नहीं पढ़ाया था क्या? बंडी वगैरह पढ़ा रहा था तो समझ दो बच्चों, ये एरिया अंडर दिखा। समझ दो बच्चों, दिस इज वर्क डन। तो थर्मोडायनेमिक्स में P वर्सेस V कर्व का एरिया अंडर दी कर्व, P वर्सेस V का एरिया अंडर दी कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? Work done. हाँ, वर्क डन। तो बोलो बच्चों, वर्क डन इज ए पाथ फंक्शन। वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। देख लो, आप यहां से यहां कौन सी प्रोसेस से उस पर डिपेंड करता है। आप यू गए उससे वर्क डन अलग अलग एरिया अलग अलग आएगा। बोलो, तो बोलो वर्क इज ए पाथ फंक्शन। Yes, sir. चलो, यहां तक समझो। इसके आगे कल बात करेंगे, अब अपन इस पे न्यूमेरिकल करेंगे वर्क डन पे। तो कल वर्क डन ही वर्क डन करेंगे, ग्राफ बना के भी करेंगे, इंटीग्रेशन करके भी करेंगे। तो कल अपन वर्क डन ही वर्क डन करेंगे, अलग अलग प्रोसेस का। तो कल अपन वर्क पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय। हेलो।